हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स के ज्योग्राफी मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन। आपको समय मिलेगा 3 घंटा। 12th क्लास ज्योग्राफी है, फुल मार्क्स 70। तो आज हम बेसिकली पूरी चर्चा आज हमारी इस पे रहने वाली है और पूरी चर्चा हम किस बारे में करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के बारे में करने वाले हैं। सब्जेक्टिव को इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि अगर उसी को इंक्लूड करूंगा तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो एक गुजारिश है मेरी आपसे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप जरूर करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी अगली वीडियो की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन भी ज़्यादा ना रहे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है। ये देखो, मैं एक बात बता दूं, बेसिकली इस बार जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए ना, तो पूरा जो क्रक्स है इस बार का ना क्वेश्चन पूछने का ना, वो बहुत इजी है। क्यों इजी है? आपसे बेसिकली एकदम टू दी पॉइंट सवाल पूछा गया, ज्यादा घुमा फिरा के इधर उधर से इस बार सवाल ही नहीं किया गया। जो बोलते हैं ना मेन टॉपिक, तो टॉपिक से ही आपसे सवाल कर दिया। जिसने टॉपिक पढ़ा है वो आराम से 80 to 90% लेके जाएगा एग्जाम में भी, अभी भी और एग्जाम में भी लेके जाएगा। अभी तो 100% लेके जाएगा। जिसने टॉपिक से पढ़िया ना तो अच्छे नंबर लेके जाएगा वो। तो चलो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? ये देखो भाई, मैंने बोला ना एकदम मेन टॉपिक से पूछ लिया है। कितना इजी सवाल है। तो ये कहा था ना फ्रेडरिक रेटजेल ने। ठीक है, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया था। उसने बहुत वास्ट स्टडी किया था उनका। कौन थे वो? फ्रेडरिक रेटजेल ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है? देखिए लिखा है, रुको रुको और एक सेकेंड हुई ना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? अगेन देखो, ये फिर से है ना, ये तो मेन टॉपिक से सवाल पूछा है। तो ये किसने किया था भाई? ये ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। रुको और जाओ का संरचना ग्रिफिथ टेलर ने किया था। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, देखो कितना इजी है। थर्ड नंबर हमारा सवाल है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो भाई वो दर्ज की गई थी 600 करोड़ से अधिक। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। ये तो भाई मतलब डाटा वाला क्वेश्चन है, आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, हाँ चलो, हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक निर्माण किसने किया था? ये जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इजी ये भी है। नेक्स्ट यह यहाँ देखो, हाँ ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा सवाल है, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? इन इंग्लिश विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन अप्रोच टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिकली ना इसका जो आंसर होता है, इसके आंसर तो ढेर सारे होते हैं, आप बहुत सारे होते हैं ना। एक होता है आपका, मैं आपको बता दूं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना यहाँ कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही, सारे के सारे गलत है। ठीक है, तो इसका ना जो मेन आंसर होता है, पहला तो होता है सेक्स रेशियो। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। सेक्स रेशियो एक होता है एसेट्स, कि वो कितने एसेट्स रखते हैं। तो यहाँ ना कुछ दिया है नहीं बेसिकली। और ऑप्शन नंबर ये ना इसके मॉडल सेट के सॉल्यूशन में भी इसका आंसर गलत है। तो आप यहाँ ना अपने तरफ से ई रख लो, यहाँ रख कर लेना सेक्स रेशियो। तो लिटरली देखो यही है राइट आंसर। एग्जाम में आ जाए, आप कोई भी मार देना या फिर छोड़ देना, आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखो मैंने अगेन बोला था, एकदम मेन टू द टॉपिक से सवाल पूछा है। जंग का कटोरा आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7th नंबर हमारा सवाल है, आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर के संबंध को कहते हैं व्यापार संतुलन। ये कहते हैं ना भाई, जो कि अभी अगर आप इंडिया का देखोगे ना, तो जो आयात है
मैं बता दूं एक बार, अगर इसे बता दूं, आयात और निर्यात। आयात मीन्स आप जो सेवाएं, आप जो गुड्स सब कुछ मिलाकर के जो आप बाहर देते हैं, जो आप देते हैं, आप, मैं ऐसे बता दूं, जो आप कंट्री के बाहर भेजते हैं उसे कहते हैं आयात, ठीक है। और निर्यात कहते हैं जो आप कंट्री के से कंट्री में आता है। मान लीजिए आपने दाल चावल खरीदा हमारे देश ने, तो वो उसने निर्यात किया। और मान लीजिए अगर दूध हमारे देश ने बेचा, चाहे चावल बेचा, तो इसे आयात बोले, ठीक है। तो ये इसके जो डिफरेंस को कहते हैं व्यापार संतुलन। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी खबर है कि ये घटकर 1% हो गया है, ठीक है। ये जितना कम रहता है वो उतना अच्छा होता है, कि ये अब घट के 1% हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव आने के बाद हुआ, तो बहुत अच्छा है ये, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा है। ये देखो 8 नंबर सवाल कितना आसान है, मैं इसे आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। क्या है, हिमाच्छादित क्षेत्र से स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? इन इंग्लिश, विच एनिमल आर यूज टू पुल द स्लेज इन स्नो एरियाज? जो स्नो एरियाज होते हैं, जैसे आप रशिया के जो है ना बर्फीले क्षेत्र में आप चल जाओगे, क्या नाम है उसके, उसका नाम है साइबेरिया के जंगल, इंग्लैंड में चले जाओ, ग्रीनलैंड में चले जाओ, तो वहां पे जहाँ इग्लू बनते हैं ना, वहाँ वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होता है भाई। बर्फ में गाड़ी कैसे चलेगा, क्योंकि बर्फ में फ्रिक्शन हो जाता है जीरो, तो रोड रोड तो होता नहीं, रोड तो कवर हो जाता है। तो आपको अगर याद हो, आपको कार्टून याद हो, तो आपने देखा होगा सेंटा बाबा, ठीक है, ये दाढ़ी वाले सेंटा होते थे ना, ये दाढ़ी वाले सेंटा, और इनके ना गाड़ी को ऐसे करके यहाँ से ढेर सारा कुत्ता जैसा रहता था, बट ऐसा नहीं, और उसे रैनडियर कहते हैं। आपने अगर सेंटा को देखा, वो सेंटा किस पे बैठ के आता था? सेंटा बैठ के आता था एक गाड़ी पे। हम लोग यहाँ बिहार में और झारखंड, बिहार में तो खैर बैल खींचते हैं उसे, बट उसके ना रेनडियर खींचते थे। वो कुत्ता कुत्ता जैसा लगता है, और उसको सींग भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कुत्ते एवं रेनडियर। आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कुत्ते एवं रेनडियर। सो 8 का आंसर इज ए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हमारा 9th नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? भाई ऐसा तो यहाँ भी ना भाई इन्होंने बहुत झोल कर दिया। भारत तो सार्क में है ही, 8 देश है टोटल, 8 कंट्रीज है ना, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान में, मालदीव है। तो कोई कोई ना इसे आंसर बता देंगे आपको अफगानिस्तान, बट यार बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2014 के अकॉर्डिंग सार्क देश में अफगानिस्तान भी शामिल है। तो अगेन इसका कोई आंसर है नहीं, तो ठीक है भाई, चलो इसे छोड़ ही देना तुम। 9th नंबर तो हो गया। चलो 10th नंबर है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा नहीं है? जो नगर की परिभाषा नहीं है, इसमें से आपको बेसिकली रॉन्ग आंसर बताना है। 2001 भारत की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार क्या है? पहला है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता, वो गलत हो जाना है। नगर पालिका में नगर निगम होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। भाई गलत कौन सा है? गलत आपका ये है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, इकोनॉमिक के 3 सेक्टर होते हैं ना, तो 75% अब नहीं रह गए हैं, अब उससे घट गया है। सो दैट्स वाई आंसर नंबर सी, जो मैंने बैगनी रंग से किया हो, पर्पल से, सॉरी। 11 नंबर है जमशेदपुर। भाई देखो जमशेदपुर झारखंड के ही है। तो जमशेदपुर किस प्रकार का सिटी आपको पता नहीं? यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगे थे, ठीक है। खनन मत मारना, खनन माइनिंग वो धनबाद में होता है, तो औद्योगिक नगर है, ठीक है। ये जो अगर मान लो धनबाद के बारे में पूछ ले तो ये खनन हो जाता, बट जो जमशेदपुर है वो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है 12th नंबर, टुंड्रा क्षेत्र में स्मोका द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो वो भाई इग्लू कहते हैं, आप जानते हो ना, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होता है और बर्फ का घर बनता है उसे इग्लू कहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़क के किनारे विकसित नहीं होता है? तो भाई ये कौन सा विकसित नहीं होता? भाई विकसित होता है, ठीक है, सड़क के किनारे। तो आप एक जानो ना, सड़क ऐसे है, ऐसे, और ना यहाँ पे ना, अगर आप घर बनाओगे ऐसे ऐसे, मान लो ये घर है, ये घर है, ऐसे, तो ये क्या एक लाइन में है, लीनियर, सीधा स्ट्रेट लाइन में घर है ना, दैट्स वाई लीनियर इज आवर आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर मॉडल। एक सेकंड, ये लीनियर मॉडल इज आवर राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट 14th नंबर हमारा सवाल है। 14 नंबर हमारा सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो कि लैंड में डिग्रेडेशन होता है वो क्यों है। तो अवनीलिका अपर्दन ऐसा नहीं है भाई, वायु अपर्दन, विंड इरोजन ऐसा भी नहीं। देखो मृदा लवणता मीन्स ना जो सॉइल में ना ये सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है इससे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ पुराना आज का रूस रसिया, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ मतलब रशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है भाई कोलखोज से। यहाँ सोवियत संघ दिया है जो आज का रशिया है, ठीक है, रशिया रूस आप जो बोलो, तो कोल खहोज नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है 15 नंबर विच नेम, अच्छा ये तो ठीक है। 16 नंबर जल संसाधन को संरक्षण क्यों जरूरी है। मतलब आप इसे समझो भाई पानी बचाना क्यों जरूरी है, ताकि पानी की कमी ना हो जाए। बढ़ती मांग, क्योंकि भाई देखो पानी तो उतना ही है जितना है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बढ़ती मांग को तेजी से फैलते प्रदूषण की स्प्रेडिंग। क्योंकि तो भाई क्या होता है ना कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी सबको यूज कर रहा है, पानी सबको गंदा कर रहा है, इसलिए पानी भी क्या हो रहा है ना पॉल्यूट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए भी पानी को बचाना जरूरी है। स्थानिक और ऋतुवत असमानता, अब क्या है ना कि भाई जो पानी कम होने की वजह से आजकल देखते हो ना पानी भी कम पड़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जब पढ़ना चाहिए भाई तो तब पढ़ता नहीं है, जब नहीं पढ़ना चाहिए तब पढ़ता है, समय से नहीं पढ़ता है। तो समय से अगर नहीं पढ़ेगा तो फसल खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी तो महंगाई आ जाएगी। तो इसलिए भाई इन सब कारण से ये सारे मैटर करते हैं, इसलिए हम लोग को पानी बचाना बहुत जरूरी है। सो आवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। चलो 16 नंबर हो गया हमारा। और ये देख लो भाई क्या मतलब क्या ही सवाल पूछा है। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसायों को किस सेक्टर में उप विभाग होता है। भाई ये सर्विस सेक्टर होता है, जो गोल्डन कॉलर होता है ना सर्विस सेक्टर के नाम से है। सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, तृतीय सेक्टर, थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 18th है उद्योगों की जननी किस खनिज को कहता है। अब भाई तुम सिंपल सा समझो, कभी तुम फैक्ट्री में जाओगे ना तो सबसे ज्यादा तुम्हें क्या दिखेगा, बताओ बताओ। तुम्हें सबसे ज्यादा वहां दिखने को मिलेगा लोहा, ठीक है भाई। कॉपर वगैरह बाद में, मिस्त्री लेबर बाद में, इंजीनियर बाद में, सबसे पहले तुम्हें बड़े बड़े लोहे के छज्जे, लोहे के छत, लोहे के पिलर वगैरह देखने को मिले। सो दैट्स व्हाई आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि आयरन ओर लोहा आयस उद्योगों की जननी है, क्योंकि लोहा नहीं होगा तो भाई फैक्ट्री ये सब तो भूल ही जाओ। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। 19 नंबर वाला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भाई ये किया गया था तारापुर में। ये तो देख लो आप हिस्ट्री का मतलब ज्योग्राफी से क्यों पूछ दिया यार, ये तो हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। तो तारापुर इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर है जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है भाई, किस राज्य से है ये है हमारे आंध्र प्रदेश से। तो इसका रिलेशन हमारे आंध्र प्रदेश से, नीरू मीरू का संबंध आंध्र प्रदेश से, ठीक है। हियर वी हैव आवर लास्ट 5 क्वेश्चंस। अब हम अपने लास्ट के 5 क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या है। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। जो स्वेज नहर है तो किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। ये तो भाई स्टेट से सवाल पूछ लिया गया है, ये स्टेट से सवाल पूछा है, इंग्लिश में से स्टेट्स कहते हैं ना, कैनाल सॉरी स्टेट अलग होता है कैनाल। तो ये आपको जोड़ता है ना मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, ठीक ना। हाँ तो ये आपको जोड़ते हैं मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, हिंदी में कहेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर, रेड सी लाल सागर। सो ऑप्शन नंबर एक सेकेंड रुक जाओ, यस हाँ ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, हिंदी में भूमध्य सागर और लाल सागर। चलो 22 नंबर हमारा सवाल है निम्नलिखित में से
कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? देखो अगेन ये डाटा वाला सवाल है भाई, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डाउन्स। इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ये आपका डाटा वाला सवाल आपको याद करना पड़ेगा। तो डाउन्स इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 23 है, प्रतिकर्ष और उपकर्ष, सॉरी, प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी है भाई माइग्रेशन के लिए, ठीक है, माइग्रेशन। फॉर माइग्रेशन हिंदी में, इंग्लिश में प्रवास। आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक देश से बाहर, एक देश से अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24 नंबर है। अरे यार ये देखो फिर से, इतना मतलब क्या ही बताऊं, इतना आसान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ इज आवर राइट आंसर। Here we have our last question is 20 number 5 that डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो भाई डायमंड हार्बर ना, ये हुगली नदी, बंगाल के हुगली नदी पे स्थित है। आप कभी कलकत्ता जाओ तो वहाँ एक रोड है, उस रोड का पता है नाम ही है, और एक स्ट्रीट है उस रोड का, उस रोड और स्ट्रीट मीन्स ना वहाँ गली, मोहल्ले का नाम ही है डायमंड हार्बर स्ट्रीट। तो ये वहीं पे बना है, हुगली नदी पे, कलकत्ता में बना हुआ है। सो भाई देखो, ये हो गए हमारे कंप्लीट 25 क्वेश्चन, आज के सेशन के 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। मैंने बेसिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको फिर भी कोई भी दुख, दुविधा, तकलीफ, शक, खाज कुछ भी हो, आपको कहीं पे डाउट हो, आप कमेंट में पूछे, अपना रिव्यू दे कमेंट में, बिल्कुल ठीक है। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अगेन फिर से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दे एक प्यारा सा, ठीक है। इतनी देर बैठ के ध्यान से सुनने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।